साथियों नमस्कार, मैं एसएन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम वर्णमाला पढ़ रहे थे। आज वर्णमाला का दूसरा भाग है और आप जानते हैं कि वर्णमाला परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। न केवल यूपी टेट, सुपर टेट, बल्कि यूपीएससी की परीक्षाएं या वो सभी परीक्षाएं जिनमें हिंदी पूछी जाती है उसमें वर्णमाला से संबंधित 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप अगर पूरे समय रहे वीडियो में साथ में तो निश्चित रूप से आपके ये प्रश्न सही होंगे। इसके पहले कि मैं ये शुरू करूं, मैं थोड़ा सा आपका रिवीजन करना चाहता हूं कि पहले स्लाइड में या पहले वीडियो में जो हमने देखा था वो हम देखते हैं कि क्या देखा था। पहले वीडियो में हमने देखा था, सबसे पहले देखा था कि वाक्य क्या है। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और उसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। ध्वनि वह छोटी सी छोटी इकाई भाषा की जिसका खंड ना किया जा सके उसे हम ध्वनि कहते हैं और उसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि जितनी भी फिर आगे बताया था उसमें कि जितने भी ध्वनियाँ हैं या जितने भी वर्ण हैं इनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और 2 भागों में इन्हें बांटा जा सकता है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर बताया था हमने कि स्वरों की संख्या 11 है और मात्राओं की संख्या 10 है। चूँकि आ की कोई मात्रा नहीं होती, उसमें भी हमने बताया था स्वर में आपको कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 3 होते हैं, मिश्रित स्वर 4 होते हैं। और देख लीजिए ये आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ, ये हमने आपको स्वर बताए थे 11। इसके अलावा हमने इसका वर्गीकरण भी बताया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है, और मिश्रित स्वर। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि अयोग वाह, अंग और अह को क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं ना, जिसमें अंग यानी अनुस्वार, अह माने विसर्ग। और उसके बाद व्यंजन में हमने आपको बताया था कि व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। और इसमें भी कितने होते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन जैसे हम कहेंगे कि का वर्ग में क्या आएगा, का, खा, गा, घा, अंगा। उसके बाद चा वर्ग को चा, छा, जा, झा, या। चा वर्ग के बाद टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। उसके बाद ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। और पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। और अंतस्थ हमने आपको बताया था या, रा, ला, वाह, इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। ऊष्म, सा, खा, सा, आ, हा। इसके अलावा हमने आपको मिश्रित व्यंजन भी बताए थे। बहरहाल ना, आगे हमने आपको बताया था अल्प प्राण और महाप्राण। और किसके आधार पे बताया था, ध्वनि की मात्रा के आधार पे बताया था कि ध्वनि की मात्रा जहाँ कम निकलती है, ठीक है, या प्राणवायु कम निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। हमने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है। इसके अलावा जितना अंतस्थ होता है ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण में बताया था प्रत्येक का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण ये क्या होता है, ये अल्प प्राण होगा। पहला, तीसरा और 5वां ये क्या होगा, अल्प प्राण होगा। और 11 अलावा क्या है, ये भी अल्प प्राण होते हैं। परीक्षा में अल्प प्राण और महाप्राण बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा महाप्राण हमने बताया था आपको कि ये जो दूसरा वर्ण होता है और ये चौथा वर्ण ये क्या होता है, महाप्राण होता है। महाप्राण पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण, दूसरा और चौथा क्या होता है,
महाप्राण होता है। इसके अलावा क्या होता है, जितने भी ऊष्म व्यंजन हैं ये क्या है, महाप्राण है। क्या है, महाप्राण है। ये हमने आपको पहले वीडियो में इतनी चीज़ें बताई थी। आइए आगे देखते हैं। अब जो एक चीज़ और पूछी जाती है कि अघोष क्या है और सघोष या घोष क्या है। अघोष और सघोष या घोष क्या है। कभी कहीं सघोष भी लिखा जाता है, कहीं कहीं घोष भी लिखा जाता है। तो अघोष और सघोष क्या है। अब देखिए हमने एक पिक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पे एक तंत्रिकाएं होती हैं, स्वर तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जब कोई चीज़ हम बोलते हैं तो कभी कभी ये इनको नाद तंत्रिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाद तंत्रिकाएं बोलते हैं। कभी ये झंकृत होती हैं, इनमें कंपन होता है, और कभी किन्हीं किन्हीं वर्णों को बोलने में इनमें कंपन नहीं होता है। फिर से देखिए कि हमने कहा ये नाद तंत्रिकाएं होती हैं। जब हम बोलते हैं तो कभी कभी इनमें झंकार उत्पन्न होती है और कभी नहीं होती है। जब कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने में इनमें झंकार उत्पन्न नहीं होती, उन्हें वहाँ अघोष कहते हैं। और जहाँ झंकार उत्पन्न होती है तंत्रिकाओं में, नाद तंत्रिकाएं जिनको बोला जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सघोष। ठीक है, घोष। ठीक है। तो हमने कहा कि जो हमारी स्वर तंत्रिकाएं होती हैं उनमें कंपन होगा तो सघोष, और कंपन नहीं होगा तो अघोष। अब देखिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण कौन सा, पहला और दूसरा, कौन कौन सा, पहला और दूसरा, ये क्या होगा, अघोष होगा। क्या होगा, अघोष। आप इनको बोल के देखिए, कोई कंपन नहीं होता। जो तंत्रिकाएं होती हैं, स्वर तंत्रिकाएं होती हैं, कोई कंपन नहीं होता। क ख ना, जबकि बोलेंगे ग घ ग, आपका कंपन होगा। च छ नहीं होता, ज झ यहाँ होता है। ट ठ नहीं होता, ड ढ अड़ा होता है। त थ नहीं होता है, द ध न होता है। प फ नहीं होता है, ब भ म होता है। कहने का मतलब ये है कि स्वर तंत्रिकाओं में कंपन न होगा तो सघोष, नहीं होगा तो अघोष। तो पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये क्या होता है, अघोष होता है। और क्या होता है, श ख स, केवल सा खा सा, ध्यान रखिएगा, केवल सा खा सा जो है ये क्या है, अघोष है। क्या है, अघोष है। तो अघोष में क्या होगा, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, पहला वर्ण दूसरा वर्ण, और इसके अलावा सा ख सा। ठीक है, तीनों टाइप के सा, इन्हें क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। पहला वर्ण प्रत्येक वर्ग का और दूसरा वर्ण और साथ में सा खा सा, ये क्या होता है, अघोष होता है। सघोष क्या होगा, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और यारा लावा, यही बचा ना। तीसरा सघोष, ये भी सघोष और ये भी सघोष। कौन कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और साथ में क्या, या रा ला वा, और क्या बच गया, हा बच गया। ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इसमें हा बचा, क्योंकि सा खा सा ये है अघोष में, लेकिन हा क्या है, ये है सघोष में। तो तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण और साथ में यारा लावा और क्या, हा, ये क्या है, सघोष। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक बार फिर से देख लिए कि अघोष क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और सा खा सा, ये क्या है, अघोष है। सघोष क्या है, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण और यारा लावा और हा, ये क्या है, सघोष है। ठीक है। और अघोष सघोष का बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे है, जो यहाँ पे तंत्रिकाएं होती हैं, क्या होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं। इनको स्वर तंत्रिकाएं बोलते हैं या स्वर तंत्रियाँ बोलते हैं। जब इनमें कंपन होता है तो वो सघोष होगा, और जब कंपन नहीं होगा तो उन्हें क्या कहेंगे, अघोष होगा। इतना समझ में आ होगा। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं। देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान, आप देखिए ये जितने भी वर्ण हैं जो भी हम बोलते हैं, ये कहाँ से, गले से लेकर के ये मुंह के पे जो हमारी जिह्वा होती है
तालु होता है, जो होठ होता है, यहीं के बीच कहीं ना कहीं से सारे वर्ण निकलते हैं। कहाँ से लेकर के? गले से लेकर के होंठ तक, गले से लेकर के होंठ तक सारे वर्ण इन्हीं के बीच में, इसी उच्चारण स्थान के बीच में से निकलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। आइए देखते हैं ना। सबसे पहले हम बात करते हैं कंठ की ना। तो कंठ हम इसी के साथ लिख देते हैं ना। कंठ क्या है? कंठ जितने भी कंठ माने ये वाला स्थान, ये यहाँ पे जब हम बोलते हैं यहाँ पे हमारे कंठ में, ठीक है। तो कंठ वाला स्थान, जो वर्ण जहाँ कंठ से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? कंठ से। तो का वर्ग जितना भी होगा, का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ से होता है। क्या कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो का, खा, गा, घा, ये कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। का, खा, गा, घा, अंगा हम बोलेंगे तो आप देखेंगे यहीं से आवाज़ आ रही है। क, ख, ग, घ, अंगा, का, खा, गा, घा, अंगा यहीं से आ रहा है। इसके अलावा क्या? आप अ और बड़ा लिखिए, तो यहाँ पे अ और अ भी कहाँ से आ रहा है? यहीं से आ रहा है। इसके अलावा क्या आप देखिए, हा देखिए, हा भी यहीं से आवाज़ आ रही है, कंठ से। इसके अलावा क्या देखिए? विसर्ग देखिए, विसर्ग भी कहाँ से आवाज़ आ रही है? यहीं से आ रही है। तो आप देखेंगे कंठ से सारे का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, और इसके अलावा अ, आ, हा और विसर्ग, ये कहाँ से निकलते हैं? कंठ से निकलते हैं। आगे देखते हैं तालव्य। तालव्य, तालव्य, तालव्य क्या है? हमारा जो तालु होता है, हाँ ऊपरी भाग, ये वाला जो तालु होता है, ये वाला भाग तालव्य ना। जब इससे जिह्वा का स्पर्श होता है, यानी जो ऊपरी वाला, एक तो नीचे जीभ, ऊपरी जो ऊपरी वाला पार्ट होता है उसको तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। तो वहाँ पे जब जीभ का स्पर्श होता है, तालु और जिह्वा का जो स्पर्श होता है, ऊपरी वाला भाग यहाँ पे पूरा, ये इससे जब यहाँ पे जो जिह्वा का जब इससे स्पर्श होता है, उसे हम क्या कहेंगे? तालव्य, ठीक है। और ये किस में आएगा? चा वर्ग, चा, छ, जा, झ, इया। अब बोल के देखिए, चा, छ, जा, छ, इया, ये सब के सब क्या है? जिह्वा हमारे ऊपरी जो लेयर होती है उसको स्पर्श करती है, तो वहाँ पे क्या है? ये तालव्य, ठीक है। चा वर्ग के अलावा आप देखिए ई और ई, छोटी बड़ी, अब देखिए ई हमारे जिह्वा वहाँ तक ऊपर जाती है। और क्या? या में भी जिह्वा ऊपर तक जाती है। श ना, इसमें भी जिह्वा ऊपर तक हमारी जाती है। तो ये क्या है? तालव्य। च, छ, ज, झ, इया, ई, य और श, ये क्या हो गए? तालव्य। आगे देखिए मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य देखिए, मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी जो मूर्धा है। मूर्धा क्या है? दांत, जो ऊपरी दांत है उसके जड़ के बाद वाला स्थान, ऊपरी दांत के जड़ के बाद वाला स्थान मूर्धन्य है ना। और इसमें क्या है? जिह्वा जाके वहाँ पे टकराती है, स्पर्श करती है। ट, ठ, ड, ढ ना। अब देखेंगे जहाँ जिह्वा जो दांत का मूल्य होगा, मूल स्थान ना, ऊपरी दांत का, वहाँ उसको क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। जिह्वा कहाँ जाती है? मूर्धा से टकराती है, तो वो क्या है? मूर्धन्य। तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, बोलिए देखिए, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। इसके अलावा री ना, इसके अलावा र, इसके अलावा श ना, इन तीनों में भी देखेंगे तो आपको क्या है? हमारी जिह्वा ऊपर दांत के मूल में, जहाँ पे मूल वाला स्थान है, उसके बाद लेयर वाले सबसे किनारे, वहाँ स्पर्श करती मूर्धन्य, मूर्धा पे, ठीक है। तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, री, र, श, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, ठीक है। दंत्य ना, आप बोल के देखिए, त, थ, द, ध, न, ये हमारी जीभ क्या है? ऊपरी दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इसको बोलते हैं तावर्ग। त, थ, द, ध, न, हमारी जो जिह्वा होती है ये क्या करती है? ऊपरी दांत को स्पर्श करती है, अंदरूनी भाग को, इसलिए क्या बोलते हैं? दंत। त, थ, द, ध, न। इसके अलावा क्या? ल में भी स ना, हमारी जो जिह्वा होती है वहाँ जाएगी, दांत के पास तक जाती है, ल, स, उसको स्पर्श करती है, ठीक है।
इसके वाला ये समझ में आ गया। तो दंत क्या है, त थ द ध न ल और स। इसके बाद पा वर्ग, पा वर्ग के लिए आते हैं, देखिए बोल के देखिए, प फ ब भ, हमारे होंठ, ठीक है, हमारे होंठ जो है वो करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओष्ठ है। होठों से आवाज़ निकलती है, मतलब जो प्राणवायु है वो होठों पे जो है टकराती है। प फ ब भ, होठ हमारे वो होते हैं, प फ ब भ म, ओष्ठ है। तो ये पा वर्ग ये पूरा, और इसके अलावा ऊ और ऊ, ये क्या है, होष्ठ। ऊ बोल के देखिए, होठ गोल होते हैं, ऊ ना, ये हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ है कंठ तालव्य, नीचे जगह नहीं, यहाँ कर देते हैं, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य क्या है, ये समझ में आएगा। कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत होष्ठ। कंठ तालव्य क्या है कि हमारा कंठ ये और तालु न और जिह्वा, ये तीनों जब आपस में पास आते हैं तो वहाँ पे कंठ तालव्य होता है। किस में आते हैं, ए ऐ, देखिए ए ऐ, तीनों, कंठ भी है, तालु भी है, जिह्वा भी है, तो ए ऐ ये क्या है, कंठ तालव्य है। ठीक है, समझ में आएगा। अब कंठोष्ठ, कंठोष्ठ तो कंठ, जिह्वा और होंठ, ठीक है, ये बनाएंगे क्या, कंठोष्ठ। कौन सा, ओ और औ, ओ और औ, ये क्या है, कंठोष्ठ। ओ और औ ये कंठोष्ठ। कंठोष्ठ के बाद दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ या दंतोष्ठ बोलते हैं। तो क्या है, दांत, जिह्वा और होंठ, ठीक है। और ये क्या बनता है, एक अक्षर वाह, ये बहुत पूछा जाता है। दंतोष्ठ क्या है, दांत, जिह्वा, होंठ के सम्मिलन से जब कोई वर्ण निकलता है उसे दंतोष्ठ बोलते हैं। ऐसा एक ही वर्ण निकलता है, वो है वाह, दंतोष्ठ, वाह वाह ना, वाह, दांत, जिह्वा, ओष्ठ। कंठोष्ठ, कंठ, जिह्वा, ओष्ठ, ओ और औ ना, ओ और पकड़ लेते हैं, दंतोष्ठ नहीं पढ़ पाते, वाह। कंठ तालव्य, कंठ, तालु और जिह्वा, ए ऐ, ठीक है। तो ये हमको लगता है आपके समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिएगा अगर कहीं आपको डाउट लगे तो, ठीक है। और हम आगे भी जो हिंदी व्याकरण की वीडियो बनाते रहेंगे, और आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे, और हिंदी व्याकरण में पूरा आपको पढ़ाऊँगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।